भारत माता की। भारत माता की। वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन खां हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री भाई शिवराज सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, सीआर पाटिल जी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, पूज्य संतगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था, तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने
मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। और सुशासन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें अच्छी तरह लागू करना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा, ये सुशासन का पैमाना होता है। अतीत में कांग्रेस सरकारें
घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वहीं पूरा हो जाता था और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिल रहे हैं। ये भी तभी संभव हुआ जब जन धन बैंक खाते खुले। यहां एमपी में ही लाडली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते न खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी। लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता से मिल रहा है। ये तभी हुआ जब टेक्नोलॉजी लाने के कारण फर्जीवाड़ा बंद हुआ। जब एक देश एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिली, साथियों, सुशासन का मतलब ही यही है कि अपने ही हक के लिए नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना न पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और यही तो सैचुरेशन की 100% लाभार्थी को 100% लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। सुशासन का यही मंत्र भाजपा सरकारों को दूसरों से अलग करता है। आज पूरा देश इसे देख रहा है, इसलिए बार बार भाजपा को चुन रहा है। साथियों, जहां सुशासन होता है, वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया।
ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा, यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और अब मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे। लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। साथियों, जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी, जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हमारी सरकार देश भर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सपना भी अब साकार होने वाला है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़,
निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी मैं मंच पे आ रहा था, मुझे यहां के अलग अलग जिलों के किसानों से मिलने का मौका मिला। मैं उनकी खुशी देख रहा था, उनके चेहरों पे आनंद देख रहा था। उनको लगता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बन गया। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, उसके भी बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जिलों को फायदा होने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत 2 परियोजनाएं शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही मैं राजस्थान में था। मोहन जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया। वहां पार्वती, काली सिंह, चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के माध्यम से कई नदियों का जुड़ना तय हुआ है। इस समझौते का बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को भी होने जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ पाएगा, वही क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा जिसके पास पर्याप्त जल होगा और उचित जल प्रबंधन होगा। पानी होगा तभी खेत खलिहान खुशखुशाल होंगे। पानी होगा तभी उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। और मैं तो उस गुजरात से आता हूं जहां के ज्यादातर हिस्सों में साल में ज्यादातर समय सूखा ही पड़ता था। लेकिन मध्य प्रदेश से निकली मां नर्मदा के आशीर्वाद ने गुजरात का भाग्य बदल दिया। एमपी के भी सूखा प्रभावित इलाकों को पानी के संकट से मुक्त करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। इसलिए मैंने बुंदेलखंड की बहनों से, यहां के किसानों से वादा किया था कि आपकी मुश्किलें कम करने के लिए मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। इसी सोच के तहत बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी करीब 45,000 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी। हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया और आज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधन बांध का भी शिलान्यास हो गया है। इस बांध से सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहर निकलेगी। बांध का पानी करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंचेगा। साथियों, बीता दशक भारत के इतिहास में जल सुरक्षा और जल संरक्षण के अभूतपूर्व दशक के रूप में याद किया जाएगा। पहले की सरकारों के दौरान पानी से जुड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग विभागों के बीच बटी हुई थी। हमने इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया। पहली बार हर घर नल से जल
पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। आजादी के बाद 7 दशक में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही नल से जल, नल कनेक्शन था। बीते 5 वर्षों में 12 करोड़ नए परिवारों तक हमने नल से जल पहुंचाया है। इस योजना पर अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा चुका है। जल जीवन मिशन का एक और पक्ष है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, वो है पानी की गुणवत्ता की जांच। पीने के पानी को टेस्ट करने के लिए देश भर में 2100 वाटर क्वालिटी लैब बनाई गई है। पानी को टेस्ट करने के लिए गांवों में 25 लाख महिलाओं को ट्रेन किया गया है। इससे देश के हजारों गांव जहरीला पानी पीने की मजबूरी से मुक्त हो चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों को, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए ये कितना बड़ा काम हुआ है। साथियों, 2014 से पहले देश में ऐसी 100 के करीब बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी जो कई दशकों से अधूरी पड़ी हुई थी। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करवा रहे हैं। हम सिंचाई के आधुनिक तौर तरीकों का भी उपयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 साल में करीब करीब 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन की सुविधा से जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 10 साल में करीब 5 लाख हेक्टेयर भूमि माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी है। बूंद बूंद पानी का सदुपयोग हो, इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान भी चलाया गया। इसके तहत देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। हमने देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया है। आज देश भर में 3 लाख से अधिक रिचार्ज वेल बन रहे हैं और बड़ी बात यह कि इन अभियानों का नेतृत्व जनता जनार्दन खुद कर रही है। शहर हो या गांव, हर क्षेत्र के लोग इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में भूजल स्तर सबसे कम था, वहां अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है और मैं खजुराहो आया हूं और पर्यटन की चर्चा ना करूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो युवाओं को रोजगार भी देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तो दुनिया में
भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। आज दुनिया भारत को जानना चाहती है, समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है। हाल में एक अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अखबारों में भी अब वो नजर आई हो। अमेरिका के उस अखबार में छपी खबर में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश को दुनिया के 10 सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बताया गया है। दुनिया के टॉप 10 में एक मेरा मध्य प्रदेश। मुझे बताइए, हर मध्य प्रदेश वासी को खुशी होगी कि नहीं होगी? आपका गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके यहां टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीब से गरीब को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े, यहां आना जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, अनेक आस्था स्थल है। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देश भर में G20 की बैठकें रखी थी। एक बैठक यहां खजुराहो में भी हुई थी। इसके लिए खजुराहो में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया गया। साथियों, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज सांची और अन्य बौद्ध स्तंभों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधी सागर, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, माणसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट से जोड़ा गया है। बीते वर्ष तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही करीब 2.5 लाख पर्यटक आए हैं। मुझे खुशी है कि यहां जो लिंक नहर बनाई जाएगी, उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के जीवों का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के सारे प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत देते हैं। जो पर्यटक आते हैं, वे भी यहां का सामान खरीदते हैं। यहां ऑटो, टैक्सी से लेकर होटल, ढाबे, होम स्टे, गेस्ट हाउस सभी को फायदा पहुंचता है। इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है।
क्योंकि दूध दही से लेकर फल सब्जी तक हर चीज के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज का कार्यक्रम है ना, इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मतलब मैं समझता हूं। इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आने का मतलब समझता हूं, क्योंकि ये पानी से जुड़ा काम है और हर जीवन से जुड़ा हुआ होता है पानी। और ये आशीर्वाद देने के लिए लोग आए ना, उसका मूल कारण पानी है। पानी के लिए काम कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हम इन कामों को निरंतर करते रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।